हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज जो हमारा सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रिवीजन सीरीज और जिसके अंदर पहला जो है दैट इज द एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एमसीक्यू फर्स्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो ऑनरशिप होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वो हम ट्रांसफर करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो ऑनरशिप है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की वो प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर को जो है ट्रांसफर की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिया ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ और चाइनाज ग्रोथ मॉडल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। इंडिया अडॉप्टेड ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। China's growth model was established in 1949. India adopted a mixed economy model of growth and China's growth model was established in 1970. India adopted a socialistic economy model of growth and China's growth model was established in 1949. तो करेक्ट ऑप्शन है कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ अडॉप्ट किया क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि मतलब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कुछ प्राइवेट हैंड्स में भी होता है और यहाँ पे ज्वाइंट सेक्टर भी होता है। तो इंडिया अडॉप्टेड ए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ जिसके अंदर सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों के जो है मेरिट्स होते हैं। इंडिया अडॉप्टेड ए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड चाइनाज ग्रोथ मॉडल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। इंडिया इज ऑफन कॉल्ड द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड कि इंडिया से हमेशा जो है आउटसोर्सिंग हब कहा जाता है। वाई इज इंडिया रेफर टू एज द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड कि इसके अंदर नेचुरल सोर्सेज बहुत ज्यादा है या इसकी लेबर कॉस्ट और स्किल्ड वर्कफोर्स मतलब लो लेबर कॉस्ट और स्किल्ड वर्कफोर्स जहाँ पे अवेलेबल है। इसका जोग्राफिकल एरिया बड़ा है, जोग्राफिकल साइज बड़ा है ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। देखो इंडिया के अंदर जो लेबर है दैट इज अवेलेबल एट ए वेरी लो कॉस्ट और वर्क फोर्स जो है दैट इज हाईली स्किल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट एक बेरोजगारी एक ऐसी सिचुएशन है इन विच पीपल हु आर डैश एंड डैश टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क। तो यहाँ पे हमें उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं इनकैपेबल एंड विलिंग, कैपेबल एंड विलिंग, इनकैपेबल एंड नॉट विलिंग, कैपेबल एंड विलिंग। देखो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर लोग जो होते हैं कैपेबल होते हैं, काम करने को रेडी भी होते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है कि स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट 1 है द एमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंश्योर्ड द रिडक्शन इन द फिशर ऑफ formal credit system. Statement 2 the borrowing from the SHG self-help groups are mainly confined to consumption purpose by its members. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अमर्ज हुए थे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के अंदर कमियां थी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिडक्शन हुई। और दूसरा जो तो स्टेटमेंट है द बोरिंग फ्रॉम दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस बाय इट्स मेंबर्स। तो हमारे पास अल्टरनेटिव है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। Identify the correct statement from the following. Restrictive policy of the colonial government on commodity production, trade, and tariff significantly harmed India's foreign trade structure, composition, and volume. Liberal colonial policies on commodity production, trade, and tariff adversely affected India's foreign trade. क्योंकि liberals तो नहीं थी उनकी policies.
रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द colonial गवर्नमेंट ऑन कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ फेवरेबली तो नहीं इफेक्ट किया। द colonial गवर्नमेंट्स इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी ऑन कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ पॉजिटिवली इम्पैक्टेड, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी जो पॉलिसीज थी वो काफी रिस्ट्रिक्टिव थी कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड और टैरिफ के ऊपर, और जिसने इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर था, कंपोजिशन था, वॉल्यूम था, उसको काफी हार्म किया।